मतलब 48 पे 3.4 है ना। चलिए सर, ओके 3.4, a ball thrown vertically upwards with a velocity of 320 meter per second from the top of multi-story building, right? The Yes, sir. height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise and how long will it will be before the ball hits the ground? मतलब सर सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसा कोई टॉल बिल्डिंग है और आपसे ये बोला गया with a velocity of 20 meter per second and this height of this building is 25 meter and you are throwing it from here and you are considering this origin to be placed at top of the building. तो ये बॉल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यही है। तो आपसे ये पहला पार्ट पूछा गया कि हाउ हाई फ्रॉम द Sir, ग्राउंड। second. जी, Second part. इसका सिर्फ सेकंड पार्ट बताऊं? Yes, sir. ठीक है, तो अगर सिर्फ सेकंड पार्ट बताना है तो आपको ये पूछा कि कितना टाइम लगेगा टू बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड अगेन, यही तो है ना क्वेश्चन। तो सर ग्राउंड पे वापस Yes, पहुंचने sir. में कितना टाइम लगेगा के लिए आप ऐसे कर सकते हो। देखो, जहां से मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं या जिस पॉइंट से मैं मेजर कर रहा हूं वो पॉइंट यहाँ पर है और ये ऑरिजिन है। इसका मतलब ऑरिजिन यहाँ पर है तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है ना, ये बॉल, इट इज ऑलरेडी एट सम पोजीशन ऑफ 25 मीटर। पहले तो इस बात को समझो, अगर आपने ऑरिजिन यहाँ माना होता तो हम इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल को 0 मान सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ऑरिजिन आपको कंसीडर करवा रहा है इस क्वेश्चन में, वो आपको ऑरिजिन कंसीडर करवा रहा है नीचे। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल इज ऑलरेडी 25 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. बॉल इज ऑलरेडी हैविंग इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ऐसे केसेस में आप इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, जनरली हम क्या लिखते हैं, ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पर आप लिख सकते हो y नॉट प्लस ऑफ ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये y नॉट क्यों ऐड किया, क्योंकि जहां से हम बॉल को फेंक रहे हैं वो बेसिकली ओरिजिन नहीं है। समझे आप मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो जहां से आप बॉल को फेंक रहे हैं वो ओरिजिन नहीं है, तो वो ओरिजिन नहीं है तो इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात सोचिए कि अगर आपका ये ओरिजिन आपने यहाँ से मेजर करा है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 25 है, बट अगर आप एक बात ध्यान से सोचो कि आपने ग्राउंड से अगर देखो तो ये पार्टिकल ग्राउंड से गया था और वापस ग्राउंड पे आ गया, तो इट गोज अबव द ग्राउंड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो मतलब इस पूरे पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट इन 0. दिस होल प्रोसेस? ऑफ कोर्स दैट वुड बी 0। ठीक है, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ऑफ 1/2, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गई सर आपकी। तो ये क्या आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस ऑफ 20t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 20t माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी सर। Yes, sir. अब आ गया. ये वाली सर अगर इसमें डिस्टेंस पूछता तो? डिस्टेंस तो सर ये पूरा होगा, डिस्टेंस जितना जाने का हुआ उतना ही आने का हुआ। तो देखो, अगर इस ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालते तो ये ऑलरेडी 25 है, 25 है, और इसके ऊपर ये कितना गया वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये मान लो कि ये x आए, मान लो x आए, तो जाने का डिस्टेंस 25 प्लस x, तो आने का भी डिस्टेंस उतना ही होता। तो अगर मुझसे यहाँ पर डिस्टेंस पूछता तो मैं लिखता 25 प्लस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये डिस्टेंस होता सर। ठीक है, ओके सर। है ना, क्योंकि डिस्टेंस के केस में बेटा जितना वो ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो डिस्टेंस तो ऐड होगा, डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मूविंग ऑन। Excuse me, sir. या एक्सक्यूज बताइए। So what have you done so? आई हैवंट डन एनीथिंग इट, अभी So, तक कुछ sir, नहीं करा हमने। आई वाज डिस्कसिंग अ डाउट ऑफ स्टूडेंट, दैट्स इट। okay, sir. Thank you, sir. ओके, तो मूविंग ऑन। देखो, कल हम लोगों ने लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज द व्हाट वाज दैट, पॉलीगॉन रूल, राइट? पॉलीगॉन रूल पे वी हैव डिस्कस्ड कि इफ वी विल बी हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स तो हाउ डू वी ऐड। तो एक तो मेथड ये पॉलीगॉन रूल, दैट मेथड यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड नाउ, कि उसमें हम बेसिकली करते ये है कि, यस एक्सक्यूज बताइए। सर
last वाला question I didn't really understand. Can you please explain it again? Okay, you want me to explain the last question again? देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, मतलब वी वर हैविंग डिफरेंट वेक्टर्स, तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ले लेता हूँ. आई एम ओनली टेकिंग 3 वेक्टर्स. आई एम इंटरेस्टेड इन एडिंग ऑल दीस 3 वेक्टर्स. दिस वाज 500 मीटर, दिस वाज आल्सो 500 मीटर. Sir, अभी आपने जो किया था अभी वाला. अच्छा अभी वाला. Yes. अच्छा वो जो डाउट था सक्षम का. ओके, तो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि आपका ये आप ऐसे मान लो कि दिस इज योर ओरिजिन, राइट. क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस फुट ऑफ दिस बिल्डिंग is considered as origin and the height of this building is already 25 meter. ठीक. Now a body is being thrown from here. यहाँ से आप किसी बॉडी को फेंक रहे हो with a velocity of 20 meter per second. So obviously body will go upwards till its velocity becomes 0 and then it will return to the ground. Is it correct? ऐसा ही होगा. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, फॉरगेट अबाउट कि बॉडी को कहाँ से फेंका है. मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ओरिजिन है, बॉडी पहले भी इसी ओरिजिन पे थी एंड आफ्टर गोइंग along some path, body again returns to the same origin. By going along some Yes, path, sir. it returns to the same origin. तो हम कह सकते हैं इस पूरे डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0. Yes, इस sir. पूरे में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है. तो इसीलिए अच्छा इससे हमें फर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा पार्टिकल, उससे फर्क नहीं पड़ता. हमारा ओरिजिन का है उसके रेस्पेक्ट में भी बेसिकली मेजर द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो हमारा ओरिजिन ये है, पार्टिकल वाज हियर, नो डाउट अबाउट इट. बट जब पार्टिकल वापस ही चला आएगा तो x की वैल्यू या y की वैल्यू जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, मतलब पोजीशन तो 0 हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. तो पूरे मोशन का डिस्प्लेसमेंट 0 है. मेरा साउंड ब्रेक हो रहा है. यस सर. साउंड के साथ सबको इशू आ रहा है क्या? यस सर. बाकियों को भी इशू है? साउंड के साथ बाकियों को भी इशू हो रहा है? थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो रहा है. बीच में ब्रेक हो रहा है. सर अभी नहीं हो रहा. अच्छा, जब ब्रेक हो तो बताना, मैं रुक जाऊंगा या रिपीट कर दूंगा, बिकॉज इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन. तो अभी तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता मैं. अभी जा रही है आवाज? Yes, sir. ठीक है. अब देखो इशिका, अगर ये ओरिजिन टाइम ऑफ थ्रोइंग इफ इट वुड हैव बीन एट द ओरिजिन, तो मैं क्या कहता, मैं ये कहता कि भाई y इज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप कहते हैं कि फाइनल राइट है इशिका जी. Yes, sir. कि आपने जब पार्टिकल को फेंका एट t इक्वल टू 0, मतलब आप ये कह सकते हो जिस इंस्टेंट पे आपने पार्टिकल को फेंका उस इंस्टेंट पे इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, दैट इज ऑलरेडी 25 मीटर, मतलब इट इज ऑलरेडी एट अ हाइट ऑफ 25, और फिर वहां से फर्दर. तो मेरे को ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y नॉट ut प्लस हाफ ए टी. अगर आपको याद हो तो जब हमने डेरिवेशन किया था ना, ये इक्वेशन लाने के लिए हमने डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है. तो ये डेरिवेशन जब हमने किया था तो वी यूज्ड अ फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv बाई dt, एक ये था. और यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया था तो हमने ये वाला यूज किया था, v इज इक्वल टू dx बाई dt, आपको याद अगर आ जाए तो, एंड dx वाज इक्वल टू v dt. ठीक है. इसमें हमने लिमिट्स लिया था, और लिमिट्स आपको याद है, लिमिट्स इसमें हमने लिया था कि व्हेन t इक्वल टू 0 x इज आल्सो इक्वल टू 0. समझ नहीं है इशिका? Yes, तो sir. ये इक्वेशन बन जाती है, तो उस केस में ये इक्वेशन बनती है. बट बेटा अगर मैं मान लूं कि एट t इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर तो इनिशियल पोजीशन कुछ तो आएगा. सर ये पूरी इक्वेशन अगर मैं ड्राइव करके बताऊं तो मैं क्या लिखूंगा, dx इज इक्वल टू u प्लस at dt इंटीग्रेशन. मैंने माना जब x 0 है तो t 0 है तो x 0 नहीं है, x इज x नॉट. जब t हो गया तो x बिकम्स x. अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, x माइनस x नॉट आएगा या नहीं आएगा इशिका जी? और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ut प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर. भाई मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगा, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए.
अगर t0 पर x 0 होता तो ये x माइनस 0 आता। t0 पर x 0 नहीं है, x नॉट है। Sir, तो यहाँ this पर I didn't understand. what you didn't? No, sir. मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं, सुनिए, मैं आपसे कहूं कि ये ओरिजिन है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पे आपका इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। या पॉसिबल ये भी हो सकता है कि ये ओरिजिन है, बट जिस इंस्टेंट पे मैंने पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, जो मेरा इनिशियल टाइम है t0, उस इंस्टेंट पे पार्टिकल ओरिजिन पे ऑब्जर्व नहीं हुआ, इट इज एट सम x नॉट पोजीशन। ठीक है इशिका? Yes, sir. तो इस केस में अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? मान लो कि यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल कुछ नए पोजीशन पे पहुंच गया, लेट दैट न्यू पोजीशन इज xf मान लो, और यहाँ पर पार्टिकल x नॉट से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर ये पहुंच गया एट अ न्यू पोजीशन ऑफ xf। ठीक है, यहाँ पर भी ये पहुंचा एट अ न्यू पोजीशन ऑफ xf। तो यहाँ पर अगर dx की लिमिट लोगे तो क्या लोगे? 0 से x या x फाइनल जो भी कह लो, और यहाँ पर Yes, अगर sir. आप dx की लिमिट लोगे तो कहां से कहां तक लोगे? 0 से लोगे या x नॉट से लोगे? X naught. x नॉट टू x फाइनल, यही तो होगा ना। इसका मतलब अगर t इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन 0 है तो ये वाली जो आएगा इसका इंटीग्रेशन वो सिंपली x आएगा। बट इफ एट t इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन इज नॉन जीरो, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? x फाइनल माइनस ऑफ x नॉट आएगी। Yes, sir. ठीक है, इसका Yes, क्या मतलब sir. है? इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आएगा, बिकॉज लेफ्ट साइड पे यू आर ओनली गेटिंग x। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आता है x फाइनल माइनस ऑफ x नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. इसका मतलब x फाइनल क्या हो जाएगा? x नॉट प्लस ऑफ ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। भाई इस बात को आप लॉजिकली ऐसे समझ लो, मैं आपसे कहता हूं कि ये ओरिजिन है, मगर पार्टिकल पहले ओरिजिन पे नहीं था, ऑलरेडी वो 20 मीटर का डिस्टेंस पे था ऑलरेडी। अब यहाँ के बाद पार्टिकल चलना शुरू हुआ विद एन एक्सेलरेशन a, तो पार्टिकल कुछ टाइम के बाद इट विल रीच टू अ न्यू पोजीशन। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो सर ये टोटल डिस्टेंस आपको नहीं लगता 20 प्लस ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा? सर ऑलरेडी 20 Yes, तो था ही sir. ना, उसमें और कितना ऐड हो गया? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बस वही किया है मैंने कि एट t इक्वल टू 0 अगर इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन जीरो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल पोजीशन होगा दैट वुड बी इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पर वी कैन राइट द इक्वेशन, वी कैन राइट द कंप्लीट इक्वेशन एज y इज इक्वल टू y नॉट प्लस ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी where y naught will be what? तो y naught would be 25, which is the initial position. u कितना? तो 20 multiplied by t plus of 1 by 2, acceleration is minus 10 multiplied by t squared. ठीक है, and what this is final position। तो पार्टिकल फाइनली कहां पहुंच गया? ग्राउंड पे, where y is equal to 0, तो ये 0 लिख देंगे। अब बताओ इशिका, अभी भी आपको ये इक्वेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Sir, हुआ. मतलब बस इतनी सी बात है ना कि अगर पार्टिकल ऑलरेडी कुछ पोजीशन कवर कर चुका है तो दैट पोजीशन प्लस और जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट द फाइनल पोजीशन। ये तो मतलब होगा। Yes. Okay, moving on, I have one more doubt from Janvi. Sir, I have doubt in finding out theta and alpha of vectors not in formula but to find out where will we take them in diagram। भाई डायग्राम में कहाँ लेंगे का सिंपल सा पॉइंट है। भाई अगर मान लो कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, तो ये तो थीटा तो आपको ऑलरेडी देयर, ये डिस्कनेक्ट हो गई आप है। ठीक है, जानवी पहली बात तो ये कि थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन, ऑलरेडी भी मेंशन इन द क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री, तो इफ द एंगल इज 30 डिग्री तो आई विल सिंपली राइट इट एज 30 डिग्री। तो दिस इज द वैल्यू
if you'll add these two vectors, the resultant would be given by its diagonal. तो ये जो diagonal जो एंगल बना रहा है, ठीक है, with the horizontal line, that diagonal का एंगल would be called as alpha. ठीक है जानवी? Yes, Did sir. you understand So, what is but theta and in what is many yes? cases, we take alpha नहीं सर theta. The otherwise, जैसे कि कुछ आपने असाइनमेंट में भी दिए थे ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी. बताओ कौन सा ऐसा था जिसमें कंफ्यूजन हुई है, मतलब how they take theta and alpha otherwise. बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो. सर वो वाला नहीं, आपको बस एक और बता दीजिए मेरे को. क्वेश्चन 5 जो था असाइनमेंट का, उसमें Actually, I आपने don't have your assignment with me. अभी मेरे पास आपका असाइनमेंट नहीं है. ओके सर, वो वैसे भी छोटा सा डाउट है, मैं देख लूंगी बाद में. सर ठीक है, उसको देखना. If I'll get the assignment, I'll tell you the answer to your doubt. हाँ बोलो. हाँ सर, एक चीज पूछनी थी, एवरेज वेलोसिटी, और एक चीज में कंफ्यूजन थी थोड़ी सी. हाँ बताइए. सर एक जगह मतलब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी एनसीईआरटी में, तो एवरेज वेलोसिटी का ऐसे तो लिखता है कि डेल्टा आर और डेल्टा टी, तो यही है क्या उसका फॉर्मूला, डेल्टा आर और डेल्टा टी? यस, बेसिकली वो जो एवरेज वेलोसिटी जो एनसीईआरटी में आपने देखा है, वो आपको कंफ्यूजन आ रही होगी, बट वहां पर अभी एक बात समझिएगा कि वो आर जो है ना, वो पोजीशन वेक्टर का चेंज है. तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है बेटा. एनसीईआरटी में तो बड़ी आसान से, बहुत आसानी से वो लोग लिख देते हैं जल्दी, मतलब वो बहुत कम शब्दों में. बट अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है कि हाउ डू वी डिफाइन द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. वो डेल्टा आर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना. तो वो कैसे आता है, अभी वहां हम पहुंचे नहीं जो है. डेल्टा बोलो. टी है ना, वो टी माइनस टी जीरो हाँ, था, टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल. लेकिन जब एग्जांपल में सॉल्व करो तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, तो उसी में कंफ्यूजन हो गई. नहीं, वो अभी हम डिस्प्लेसमेंट पे वहां पे पहुंचे नहीं है. ये वेक्टर्स करने के बाद हम फिर वही डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब उस पे डिस्कशन होगी हमारी. है सर ये ओके. मोशन इन मतलब 1D का है ना, मोशन इन 1D? इफ यू आर राइटिंग डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो ये इट इज बेसिकली मोशन इन 2D. अच्छा, मोशन इन 2D. अच्छा. हाँ, अगर 1D में मैं आपसे कहूँ, देखो एक बात समझो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये डेल्टा आर. सिंपल सी बात समझो, डेल्टा का मतलब जो होता है ना, डेल्टा मीन्स सिंपली द चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. So if I tell you, bete, if I tell you कि I was at some position x initial, at t initial, and I reached to a new position x final when the time becomes t final, and if I ask you what is my average velocity, so what would you say? You will simply say displacement upon time. That's it, है ना? But what will be the value of displacement? What will be the displacement? Means how will you calculate the displacement? तो displacement क्या होता है बेटा? Yes, displacement is simply x final minus of x initial. And in how much of time you have reached from x initial to x final? So the time that you have taken, the time that you have taken. देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि I was here at 1 p.m. या am कुछ भी, and I reached to a new position when time is 1:05. Clear? तो आपको कितना टाइम लगा टू गो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन? तो आप डिफरेंस ही तो लोगे ना इन दोनों का. हाँ, डिफरेंस लूंगी सर, लेकिन तो कभी कभी तो प्लस हो जाता है. टाइम कभी प्लस, किसने बोला? नहीं, एक बार एनसीईआरटी में एग्जांपल है, उसमें तो मतलब टाइम जो है उसने ऐड किया हुआ है. जैसे कि हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टाइम को ऐड करते हैं, वैसे ही एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालते, में टाइम को ऐड किया हुआ है. अरे वो एक अलग चीज है. वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो एक अलग बात है. वो अगर मैं आपसे ये कहूँ, पहले तो ये समझिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा, तो आप तो यही कहोगे ना कि जो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल होगा, है ना. मतलब v एवरेज की वैल्यू आप क्या लिखोगे? x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस ऑफ t इनिशियल, दिस इज योर टाइम, है ना. अगर वो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम गिवन हो तो. अब अगर मान लो वो एवरेज स्पीड के केस में जो आपको दिख रहा होगा कि वो टाइम को उसने ऐड किया है, तो एवरेज स्पीड होता है बेटे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अभी इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट कि ये मान लो ये 10 मीटर है, एंड टू कवर दिस 10 मीटर टाइम टेकन इज 2 सेकंड्स,
और ये 20 मीटर है, एंड टू कवर दिस 20 मीटर टाइम रिक्वायर्ड इज अगेन 2 सेकेंड्स। क्लियर? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखेंगे आप, तो आपको ऑलरेडी लेंथ गिवन है और टाइम ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे? 30 दैट यू हैव कवर्ड इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना? और टोटल टाइम कितना लगा, तो आपको टाइम ये नहीं दिया हुआ कि यहाँ पर मैं कितने टाइम पे था और यहाँ पर कितने टाइम पे था, वो उसने मेंशन नहीं किया। उसने सिंपली बोल दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे इतना टाइम लगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये टोटल डिस्टेंस 30 हो गया और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 + 2 = 4। सर लेकिन ये तो एवरेज स्पीड में है ना, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में भी ऐसे एवरेज किया स्पीड था। में पहले तो ये समझ में आती है आपको बात? हाँ ये तो सर एवरेज वेलोसिटी भी यही हो जाएगा इस केस में। हाँ अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग होगा क्योंकि टोटल नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। इफ द बॉडी गोज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड डजंट रिटर्न्स, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। हाँ, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी आप इस केस में निकालें या एवरेज स्पीड निकालें, ये यही आंसर आएगा। हाँ सर, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जांपल में तो डिस्प्लेसमेंट निकाला था और फिर टोटल टाइम से डिवाइड करा था। वही मैं कह रहा हूँ कि ये आप एवरेज स्पीड कहें इसको या एवरेज वेलोसिटी कहें, दोनों यही होगा। अच्छा बात एक ही हो जाएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन, बात एक ही हो गया। हाँ स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में भी प्रोवाइडेड कि बॉडी सिर्फ चले, रिटर्न नहीं हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आएगा। इसीलिए आपने ऐसा देखा होगा। हाँ सर। सर एक बार आप 43 देख लीजिए, एक बार पेज नंबर 43 उसमें ही था, ये उसी में कंफ्यूजन हुई थी मुझे। कुछ नहीं, यही होगा, बस यही कहानी होगी। मैं देख लेता हूँ फिर भी। हाँ एक बार देख लीजिए क्वेश्चन के, मैं वही सॉल्व करी जो देखा था फिर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पेज नंबर 43 42 43। हाँ इसमें आपसे कहता है कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। तो देखो ना, इसमें आपको डायरेक्टली वो दे रखा है ना उसने कि ओ से पी उसको कितना टाइम लगा, द टाइम इज गिवन, ठीक है, एंड पी टू क्यू वो भी टाइम गिवन है। तो ओ टू पी टू क्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो जाने का टाइम है ओ से पी का वो 18 सेकेंड्स है, और पी से क्यू जाने का जो टाइम है दैट इज 6 सेकेंड्स। तो ये ऑलरेडी गिवन है आपको ना, टाइम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आपसे कहता है व्हाट इज द एवरेज velocity and average speed of the car in going from O to P and O to and from O to P and back to Q। मतलब ये इसमें आपसे O to P and O to P, दो बार O to P, from O to P, O to P अगर हम जा रहे हैं 3.1 में देखना है, 3.1 में देखना है। अच्छा वो पीछे, हाँ वहां से देखना है। अच्छा इस क्वेश्चन को वहां से देखना है, तो 3.1 पीछे किधर है भाई? 3.1 भाई पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 पे देखना है। कितनी मेहनत करवा रही है तू। नहीं सर, इसमें ना ये दोनों तो ऊपर का क्लियर था लेकिन नीचे वाला नहीं था, एवरेज वेलोसिटी वाला। तो इसने बोला कि O से P तक जो है ना, O से P तक दैट इज 360, और Q जो है पहले, Q पहले है और P बाद में। ये है ऐसे, है ना, और O पे उसने 0 माना है, यहाँ पर 0, और Q तक आते आते ये 240 हो गया, और P तक जाते जाते ये 360 हो गया है। ठीक है, अब पहले तो उसने आपसे बोला कि O से P तक का आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताना है। तो O to P अगर मैं जा रहा हूँ, तो O to P व्हाट इज द टोटल लेंथ दैट यू आर कवरिंग आउट। तो टोटल लेंथ O हो जाएगा, वो तो 360 हो जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है। टोटल टाइम कितना लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल टाइम तो 18 प्लस ऑफ 6 18 प्लस 6 20 कितना होगा? 24 होगा। 24 यही तो होगा ना जी, यही होगा। ठीक है, आपसे यही तो कह रहा है कि व्हाट इज आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O to P। O से P आप गए, और लेकिन देखिए एवरेज वेलोसिटी में भी प्लस किया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ O to P का ये जो हमने टाइम लिखा है उसको भी जरा ठीक कर लीजिए,
क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया कि इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स, मतलब यहां से यहां जब वो जाता है तो ये टोटल टाइम उसको 18 सेकेंड्स लगता है बेटे, ठीक है। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन में बोला है कि पी से क्यू जब वो जाता है, जब ये वापस पी से क्यू जाएगा ऐसे, तो इस केस में इसको टाइम लगेगा 6 सेकेंड, ये गिवन। हाँ अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो कहानी में कुछ नहीं है, एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, तो एवरेज जी। वेलोसिटी के लिए टोटल यहां से यहां तक पहले ओ टू पी की बात हो रही है, तो 360 और टोटल टाइम लगा 18, तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसी में अगर मुझसे एवरेज स्पीड भी कहते हैं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी कहेगा तो भी यही होगा ना, क्योंकि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है यार, है ना। मतलब वही, ये भी 360 बाई 18 मतलब 20 ही आएगा। बट जब आप उल्टा जा रहे हो, सिंपली पी टू क्यू जा रहे हो, तो पी टू क्यू अगर जा रहे हो वापस, तो मुझे ये बताओ पी टू क्यू में आप कितना वापस गए, व्हाट इज द लेंथ दैट यू हैव कवर्ड, ओनली 360 गोइंग फ्रॉम माइनस पी टू। 240, सिंपल सी बात, 360 minus 240 that would be equal to nothing but 120. 120। 120 divided by 6, so again it will be 20 meter per second. Did you understand? ये तो कर रहे हैं हम, अच्छा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओ ठीक है। ओके तो चलो मूविंग विद द वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर पे वापस आ रहे, ठीक है। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आज डिस्कशन करेंगे थोड़ी जल्दी। कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस नाउ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होता है ये, थ्रू आउट फिजिक्स इट विल बी यूज, तो इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझो। सर व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन, पहले तो इस बात को समझो। बेटा देखो दो चीजें हो सकती है, इफ यू कंबाइन टू वैल्यूज the effect of two value can be given by the third value. For example, मैं आपसे बोलूं कि if we have two numbers, मान लो 2 and 4, और मैं इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है सर, इन दोनों का इफेक्ट कंबाइन कर दूं, मतलब ऐड कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि द इफेक्ट ऑफ 2 and 4 कैन बी गिवन बाय 6। यही तो मतलब हुआ ना। अरे यार, Yes, sir. इसका मतलब है कि किसी एक के पास 2 रुपीज है, किसी एक के पास 4 रुपीज है, तो दोनों अपने पैसों को कंबाइन कर लें तो वो 6 रुपीज का सामान खरीद सकते हैं, यही तो मतलब है। तो द इफेक्ट ऑफ 2 इज बीइंग गिवन बाय 6, यही तो मतलब है। Yes. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एडिशन कहते हैं। एडिशन का मतलब होता है कि कम से कम दो क्वांटिटी का इफेक्ट, कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज है तो उसका इफेक्ट इज गिवन बाय ओनली अ सिंगल क्वांटिटी, ठीक। अच्छा अब इस बात को फर्दर और समझो। कैन आई क्लेम दैट 6 is basically made up of 2 and 4? मान लो थोड़ी देर के लिए कि 6 किससे बना है। यहाँ पर अगर इफ आई टॉक अबाउट 6, मतलब दो दोस्त हैं, एक के पास 2 रुपीज है और दूसरे के पास 4 रुपीज है, दोनों में दोस्ती थी, तो दोनों ने अपने पैसों को कंबाइन करके 6 रुपीज बना दिया। अब दोनों में दुश्मनी हो गई, दोस्ती खराब हो गई, तो आप कह रहा है कि भाई मेरे अपने अपने पैसे ले लो भाई, तो फिर से ये 2 और ये 4 आ जाएगा या नहीं आएगा? सर कुछ तो बोलो। Yes, sir. इसका मतलब इस केस में आप क्या कर रहे हो, इन द सेकंड केस व्हाट यू हैव डन, यू हैव ब्रोकन दिस 6 इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यही तो मतलब हुआ भाई। 6 रुपीज आपको कब मिला था, व्हेन 2 and 4 वाज कंबाइंड टुगेदर। अब जब वो 6 को आपने ब्रेक कर दिया तो फिर से आपको 2 और 4 वापस मिल गए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड भाई? मान लो फॉर एग्जांपल, एक दीवार है, एक वॉल है ना, वॉल है, तो जनरली वॉल तो आपको मालूम है कि ब्रिक, सीमेंट, इनसे मिलके बनता है। अगर मैं इस वॉल को तोड़ दूं, तो अगर वॉल को मैं तोड़ दूंगा तो वापस मुझे ब्रिक और सीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये जो तोड़ने वाला प्रोसेस है ना, कि किसी भी क्वांटिटी को इफ आई ब्रेक इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी यही मतलब है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। समझिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मेरी बात समझ रहे हो?
आइडिया क्या है सर? लॉजिकल आइडिया क्या है? व्हाई डू वी ब्रेक द वेक्टर? तो लॉजिकल आइडिया समझो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉजिकल आइडिया समझना। अगर आपको लॉजिक समझ आ जाएगी ना तो बाकी चीज तो मैं समझा ही दूंगा। सर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये कोई बॉडी है और इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इन विच डायरेक्शन दिस बॉडी विल मूव? व्हाट डू यू थिंक? विच Forward. डायरेक्शन दिस बॉडी? ऑब्वियसली फॉरवर्ड। भाई सबको समझ आ रहा है? प्लीज Yes. इसको Yes, sir. समझना कायदे से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि द होल इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। I can claim that the whole effect of this force is along x axis. तभी तो बॉडी x axis के along चल रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऐसे है और इस पे फोर्स मैंने ऐसे लगाया, तो आप कहोगे कि बॉडी विल मूव along y axis, यही तो कहोगे। इसका Yes, मतलब sir. मैं कह सकता हूं द होल इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स इज along y axis। मतलब इस केस में द होल इफेक्ट इज along x axis, इस केस में द होल इफेक्ट इज along y axis। अब मैं एक और केस ले रहा हूं, ये ऐसा केस, ठीक है, ऐसा केस, और मैं आपसे कहूं मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसे एट सम एंगल। अब मुझे बताओ कि बॉडी किधर मूव करेगी? फोर्स Diagonally. की डायरेक्शन, डायगोनली फोर्स की डायरेक्शन में। Z axis. भाई है ना, चलो जेड है नहीं वैसे ये, लेकिन फिर भी चलो मान लो। हाँ बेटे, फिर से रिपीट कर दो, आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन, आई कुडंट हियर यू। okay, I am repeating this again. I am saying that now I have applied this force at some angle with the x-axis. I have applied this force at an angle, say I applied this force at an angle of 30 degree with the x-axis. In which direction do you think this body will move now? Which direction? Will it move along x-axis? Will it move along y-axis? Or will it move along the direction of force? What do you say? Direction of force. Direction of force. Of course, direction of force. Yes, sir. ओके गुड। तो अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करेगा, मतलब अगर मान लो पहले बॉडी यहां थी, अब कुछ टाइम के बाद ये बॉडी यहां पर है, मुझे एक बात बताओ कि इस बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहे हैं? कैन यू टेल मी? दोनों चेंज हो रहे हैं। दोनों भाई change हो सबको ये बात, इशिका आर यू गेटिंग दिस? कि बेटा अगर ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में अगर ऐसे चल रही है तो इसका मतलब इसका एक्स वाई दोनों चेंज हो रहा है, या ओनली एक्स एक्सिस इज चेंजिंग, या ओनली वाई एक्सिस इज चेंजिंग? व्हाट इज हैपनिंग टू दिस? So both are changing. बोथ आर चेंजिंग। मैं इस बात को थोड़ा सा वीडियो ऑन करके जरा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई होप आपको मैं विजिबल हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया कुछ एंगल पे, तो ये बॉडी ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा और ऐसे चलेगी, ऐसे दिख रहा है ये ऐसे। और ये बॉडी अगर ऐसे चलेगी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटे Yes, इसका sir. मतलब है कि इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इस फोर्स का इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स जो मैंने एंगल पे लगाया है, इसका दो तरफ इफेक्ट है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसका इफेक्ट है और वाई एक्सिस के अलोंग भी इफेक्ट है। दैट इज व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। यही तो कहूंगा ना, द होल स्टोरी तो यही है कि इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि एज द बॉडी इज हैविंग इट्स मोशन अलोंग एक्स एज वेल एज वाई, दिस मीन्स दैट इस फोर्स के दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। तो यही जो फोर्स का इफेक्ट है अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि किसी भी, अब ये फोर्स तो मैंने एक एग्जांपल के लिए यूज किया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने एक फोर्स का नाम लेके ये चीजें आपको समझाई हैं, बट इट कैन बी एनी वेक्टर। तो इफ एनी वेक्टर, अब बात समझो, अगर कोई भी वेक्टर, इफ यू हैव अ वेक्टर एट सम एंगल विथ आइदर विथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो पहले तो मैं एक्स के साथ समझा रहा हूं, उसके बाद फिर वाई के साथ समझाऊंगा। तो पहले तो आप ये समझो कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है एंड इट मेक्स सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस वेक्टर विल हैव टू कंपोनेंट, one along x-axis, another one along y-axis. Clear है? The component of the vector along x-axis will be called as ax, and the component of vector along y-axis is called as ay. Clear है?
सर क्या Yes. किसी भी वेक्टर के मैक्सिमम 2 कंपोनेंट होते हैं? नहीं, a No. vector has maximum of 3 components, one along x, another one along y, तो थर्ड वन किधर होगा? Z. Z. Z। बहुत बढ़िया। देखो मैक्सिमम ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे? 3। बट हमारा जो डिस्कशन है हमारे सिलेबस में, दैट वी हैव टू डिस्कस ओनली 2 कंपोनेंट्स, वन अलोंग x, अनदर वन अलोंग y। बट बैक ऑफ द माइंड ये बात याद रखना कि किसी भी वेक्टर का मैक्सिमम कितना कंपोनेंट होता है? 3 कंपोनेंट होता है। इज इट क्लियर? Yes, हमें जो sir. पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? सिर्फ 2 कंपोनेंट वाला। और अगर हम किसी भी वेक्टर का वी ओनली टेक 2 कंपोनेंट्स अलोंग x एंड y, तो इस कंपोनेंट का दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी है। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं ax एंड ay आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ये कि सर ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि दिस वेक्टर विल हैव 2 कंपोनेंट्स, बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दीज कंपोनेंट्स? इस कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? तो अब आपको अगर वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू समझिए कैसे हम निकालेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ax एंड ay? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको निकालने के लिए ये इधर ay है, इस ay को मैं इधर भी दिखा सकता हूं। इज इट करेक्ट मोना? कैन आई शो दिस ay ऑन दिस साइड आल्सो? भाई y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज ay ना। तो ay को Yes, इधर sir. दिखाऊं, लेफ्ट दिखाऊं या राइट दिखाऊं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे। तो दिस इज योर ay, है ना। एंड इफ यू कैन सी दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में क्या कह सकता हूं? इस ट्रायंगल में आई कैन राइट cos थीटा is equal to base which is ax upon hypotenuse which is a। तो ax को मैं a cos theta लिख सकता हूं बेटे। what do you say? this is the value of x component। similarly अगर इसी ट्रायंगल में if I write sin theta, तो sin theta would be perpendicular upon hypotenuse, तो ay would be equal to what? a sin theta। मुझे ये बताओ, did you understand this? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। आपने वेक्टर को ब्रेक किया इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो ये जो कंपोनेंट आएंगे ना, ये भी अपने आप में वेक्टर होगा। भाई इफेक्ट ऑफ अ फोर्स विल रिमेन एज अ फोर्स ओनली ना, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन एज वेलोसिटी ओनली, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो। भाई वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी ही तो होगा। तो इसलिए किसी भी वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो इट विल इटसेल्फ बी अ वेक्टर। मतलब ये जो कंपोनेंट है ax एंड ay विल आल्सो बी अ वेक्टर, और उसकी वैल्यू क्या होगी? तो ax की वैल्यू होगी a cos थीटा और ay की वैल्यू होगी a sin थीटा। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब सर ऐसे, जैसे मैं आपसे कहूं, लेट से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वेक्टर है a इज इक्वल टू 10 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ax कंपोनेंट होगा, ये ay होगा। तो ax हम कैसे लिखेंगे? a cos 30, मतलब 10 cos 30। अब ये जो भी वैल्यू आ जाए। और सिमिलरली ay कैसे लिखेंगे बेटा? तो 10 sin 30। अब ये जो भी वैल्यू आ जाए। इज इट क्लियर? नोट Yes. कर लिया? Yes. ओके, नोट करिए, मैं और बात करता हूं इस पर। डन, आगे बढ़े। Wait, sir. ठीक है, तो देखो, अब what I told you, I just told you that the component of a vector will also be a vector, means it will have direction। अब देखो एक बात समझो बेटा, अगर if I say कि let's say if I have some vector in this quadrant, मान लो it is in the second quadrant, है ना। try to understand, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो पहले आप समझें। अगर आपका कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका ax जो कंपोनेंट आया है ये भी पॉजिटिव होगा और ay विल आल्सो बी पॉजिटिव, राइट? Why? Because फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, राइट?
अच्छा, अगर यही वेक्टर इफ इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, मान लो इधर है, तो ये ax होगा और ये ay होगा। तो सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो ax कंपोनेंट आएगा दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज x एक्सिस इज नेगेटिव एंड ay विल स्टिल बी पॉजिटिव? सर हाँ ना बोलो। Yes, Sir, sir. in the same way, Yes, if you are in the third quadrant, Yes, if sir. you are in the third quadrant, तो third quadrant में sir this will be your ax and this will be your ay. So ax will be negative as well as ay will also be negative because both is negative because both axes are negative in this third quadrant. If I take the fourth quadrant now, अगर मैं चौथे quadrant की बात करूं fourth, तो ax ये होगा और ay ये होगा. Now ax will be positive and ay will be negative. Means according to the quadrant in which vector lies, you can simply say whether its component would be positive or negative, right? इसका मतलब क्या है कि component of a vector being component of a vector also is a vector, so that is why it will also have direction, right? और आपका वो direction में positive sign आएगा या negative sign आएगा, वो कौन decide करेगा? वो डिसाइड करेगा कि आपका जो कंपोनेंट है whether it is on positive axis or it is on negative axis. According to that your component can be positive or negative. क्लियर है? अब मैं कुछ और बातें बताता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं, इसी में सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं आपसे कहूं कि ये वेक्टर है, अब आप मुझे सिखाएंगे सर ये वेक्टर है, ये वेक्टर का एरो देखना, ये एरो है वेक्टर का, ये वेक्टर है ऐसे, और मैंने आपसे बोला कि दिस इज योर एंगल, let's say this angle is 45 degree and this vector is 10 root 2. अब मुझे बताओ कि what will be its components? What will you write the component of this vector as? बता सकते हो? 10 root 2 cos theta along x-axis. Okay, will it be positive or negative? सर सबसे पहले जो आपने एरो दिया वो आई गेस नीचे होगा. Yes, you are guessing it right. Negative. पहली बात तो this vector looks in the first quadrant but this is not in the first In the quadrant. third quadrant. It is में वो. actually it is in the third quadrant. Why? Because its Because arrow is arrow- heading towards the third quadrant. और Yes. याद रखो वेक्टर का एरो उसकी डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर मैं आपसे कहूं सर कि मेरी ये बॉडी है और ये बॉडी इधर जा रही है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इट इज गोइंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस। बॉडी कहां पर है उससे मुझे मतलब नहीं है, उसका डायरेक्शन क्या है उससे मुझे मतलब है। तो सिमिलरली ऑल्दो मैं इस वेक्टर को दिखा रहा हूं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज इट्स एरो इज टुवर्ड्स द थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब आप इस वेक्टर को आप ऐसे दिखाएंगे सर, ये एक्चुअली में ये है। सबको समझ में आ गया? दिस इज 10 root 2 and the angle that it makes with the x axis is 45 degree. तो इसका जो x कंपोनेंट आप Negative लिखेंगे, हाँ, this will be 10 root 2 cos 45 is 1 by root 2 and it will be with a negative sign because it is negative. तो ये minus 10 would be its x coordinate component and similarly y component भी कितना होगा, तो it will also be Negative minus होगा. 10, है ना? क्या अब सबको लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसी तरह से बेटे अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है सर? बस Second. इतना बता दो। Of course it is in the second quadrant, although it looks in the fourth quadrant, but it is actually in the second quadrant. तो इस बात का ध्यान रखना। तो पहली बात आपको क्लियर होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे। सर इरेज कर सकता हूँ? मोहना, कैन आई इरेज Yes. दिस? मोहना, Yes, रिप्लाई इरेज कर दूं बेटे? Yes, sir. Okay, so I'm erasing this now. Try to understand the second point. Excuse me, sir. Yes, excused, जानवी, बोलो। एक बार वो क्वाड्रेंट वाला फिर से समझा दीजिए। मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन आवाज नहीं जा रही थी। क्वाड्रेंट वाला मींस कि किस क्वाड्रेंट में वेक्टर है, ये वाला? यस सर, वो जो आपने अभी अभी समझाया। देखो, पहली बात तो ये समझो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एरो है, ये this is the direction of this vector, right? Arrow decides the direction, है ना? Arrow represents the direction of a vector. तो ये एरो देखो, तो ये एरो किस क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है? In which quadrant this arrow is pointing? ओरिजिन पे है सर। ऑरिजिन पे तो है, बट किस डायरेक्शन में ये दिख रहा है? मतलब एरो इज पॉइंटिंग इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड, है ना? तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये वेक्टर इज एक्चुअली इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है, इस बॉडी पर,
ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस? माइनस एक्स एक्सिस। तो सेम इज दिस, राइट? सेम इज दिस आल्सो. Arrow will decide the direction in which the arrow is lying. Actually your vector will lie in that direction only. मतलब मैं इस बात को ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि ये जो 20 न्यूटन का फोर्स है ये एक्चुअली में ऐसे. Did you ओके understand, सर। जानवी? यस सर। अब देखिए मेरा सेकंड पॉइंट सुनिएगा. नाउ अगर मान लो यही वेक्टर है बेटा सक्षम भाई, if you are having this vector but the angle is given with the y axis. देखो पहले वाले केस में द एंगल वाज विद एक्स एक्सिस, तो अभी भी इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे. ये इधर ay आएगा और इधर ax आएगा. बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दीस टू कंपोनेंट्स? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से. इस ax को मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इस ax को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूं, और इस ट्रायंगल में अगर मैं फिर से cos थीटा और sin थीटा देखूं, तो इफ आई राइट cos थीटा, तो cos थीटा वुड बी इक्वल टू ay अपॉन a. तो ay would be equal to a cos theta. Just try to see this. और अगर मैं इसमें sin theta लिखूं, sin theta of this triangle, तो it would be equal to ax upon a, that is ax is equal to a sin theta. ठीक है, this will be your component. अब can you see the difference कि अगर आपने y के साथ component एंगल लिया है, तो you are getting the component on y axis in terms of cos. और जब आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में पूछिएगा. जब आपने एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट एंगल लिया था, तो जो आपका कंपोनेंट था एक्स पे दैट वाज a cos थीटा, और जो कंपोनेंट था y पे दैट वाज a sin थीटा. इज इट क्लियर? यस सर। जब आपने यही एंगल y पे लिया तो y वाला कंपोनेंट cos है. जब ये एंगल x के साथ था तो x पे कंपोनेंट वाज इन टर्म्स ऑफ cos. व्हेन दिस एंगल इज विद y एक्सिस, तो y पे जो कंपोनेंट आया वो cos है. बात समझ में? इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इन जनरल हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस एक्सिस पे एंगल होगा उस पर कंपोनेंट cos होगा. यस सर। नहीं आया भाई, नहीं आया भाई. जिस एक्सिस के साथ बनेगा एंगल, उस एक्सिस पे कंपोनेंट जो होगा वो cos के टर्म्स में होगा. अगर वो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट cos के टर्म्स में होगा, और अगर वो एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो cos के टर्म्स में होगा. प्लीज टेल मी, क्या ये बात समझ आई? यस सर। सबकी आवाज नहीं आ रही. यस सर। ये नोट करिए, Yes, मैं आपको ये sir. बात समझाता हूँ. ओके, नोट करिए जल्दी से. मतलब जिस एक्सिस पे बनेगा कंपोनेंट वो आपका cos होगा, और जिस एक्सिस पे बनेगा एंगल उस पे जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ cos, और जिस पे नहीं बन रहा है उस पर जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ sin. इरेज कर दूं? Sir, just a second. ओके. डन सर। ओके, गुड. चलिए सर, मैं आगे बात करता हूं. अब देखो सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू दिस वेक्टर, और मैं आपसे कहूं ये वाला एंगल इट इज 60 डिग्री एंड द वेक्टर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10, मान लो. तो व्हाट वुड बी द कंपोनेंट? कैन वी राइट द कंपोनेंट नाउ? ay would be in terms of cos or sin beta? ay कॉस। ay would be in terms of cos, मतलब 10 cos 60. Why ay would be in terms of cos? Because the angle that is given is with x axis. Did you understand? Or ax would be in terms of sin, that would be 10 sin 60 degree. अब जो भी वैल्यू आ रही है वो एक अलग बात है. 10 multiplied by sin 60 is root 3 by 2, so this will become equal to 5 root 3, and this ay would be equal to 10 cos 60. Cos 60 is 1 by 2, so ay would be equal to 5. It is a different thing, but आपको याद क्या रखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है, on that axis you have to assume cos, and on the other you have to take sin. Is it clear to all? Please एक बार सारे हाँ बोल दो. यस Yes. सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि we
now know what do we mean by resolution of Sir, vector. please wait. Okay. Done. Okay. तो आपको ये दिख गया कि the component that you have taken is always perpendicular to each other because one is lying along x, another one is lying along y. तो both will obviously be perpendicular to each other. अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि मान लो मैं आपसे कह दूं कि let the horizontal and vertical component of a vector is 3 Newton and 4 Newton, then find the vector and the angle it makes with x-axis. Did you understand my question? Okay, instead of giving you the vector and the angle, I have given you the components. I am calling this as x component and this as y component. See, horizontal and vertical component means x is your 3 Newton is your horizontal component and 4 Newton is your vertical component. Now I'm asking what is the original vector? What is the value of that original vector whose components are 3 Newton and 4 Newton? How will you do that? तो सर मैं कह सकता हूँ ax is equal to 3 है और ay is equal to कितना है सर 4 न्यूटन है. सर बात समझ आ रही है? Yes, मैं नहीं sir. बोल रहा. इसका मतलब ये ax है, this is 3 and ये ay है, this is 4. तो what is the original vector जिसका ये दोनों कंपोनेंट है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ओरिजिनल वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम ही तो होगा. तो मैं नहीं आया यार हट. Yes, sir. भाई ये रिजल्टेंट ही तो होगा ना, क्योंकि आपने उस वेक्टर को ब्रेक किया होगा तो ये कंपोनेंट मिला. तो मान लो अगर ये ओरिजिनल वेक्टर है तो मैं यहाँ से एक पैरेललोग्राम अज्यूम कर सकता हूँ एंड आई कैन सिंपली से दैट कि ये जो आ रहा है ये ओरिजिनल वेक्टर दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. मतलब ओरिजिनल वेक्टर को मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस ऑफ ay स्क्वायर. इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ ax इज 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू 5. किसको नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है बेटा? यस सर. मतलब आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है, ओके, ओरिजिनल वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5 और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 3 है और वर्टिकल कंपोनेंट 4 है. यही मतलब है इसका. अच्छा, आपसे दूसरा पार्ट क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि एंगल बताओ, व्हाट विल बी द एंगल. ये एंगल है. तो इस एंगल को मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो मैं ऐसे निकाल सकता हूं. दो तरीका है निकालने का. मैं एंगल इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, ये ay को मैं इधर दिखा दूं अगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकता हूं बेटा. एक तरीका ये, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. नहीं, एंगल निकाल रहा हूं. तो दिस विल बी इक्वल टू 37 पहले डिग्री. 1 about a हमने a कैसे निकाला? हाँ, ए हमने ऐसे ही निकाला. बेसिकली यू कैन इवन कॉल इट एज पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन से दैट कि ये वेक्टर सम किया है हमने ax और ay का और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? द एंगल इज, एक मिनट, द एंगल इज 90 डिग्री. तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना. तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दिस. समझे? आपको कैसे पता कि ये जाएगा? इसलिए मुझे पता इसलिए है क्योंकि भाई एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है. तो अगर दो वेक्टर हैं, वन इज अलोंग x एक्सिस अनदर वन इज y एक्सिस, तो भाई कोई भी कह सकता है कि इसके बीच का एंगल 90 है. भाई द एंगल बिटवीन द दो कंपोनेंट के बीच का एंगल तो 90 ही होगा ना, बिकॉज वन विल लाई अलोंग x एक्सिस एंड अनदर वन विल लाई अलोंग y एक्सिस. बात समझ में आई? तो ये रिजल्टेंट आ गया और ये एंगल हमने देखना था. तो इसको एक तरीका तो ये है, ऐसे निकाल सकते हो जो मैंने यहाँ पर करा है. इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ. देखो ध्यान से, ये 3 क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा. मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 5 cos थीटा. देखो तो, अगर तुम्हें समझ में आया हो तो. नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा. यस सर.
नहीं आया ना सर आ गया। भाई? अगर ये वेक्टर 5 है, दिस वेक्टर इज 5, दिस एंगल इज थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप क्या लिखोगे? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप यही लिखोगे ना, देखो जिनको नहीं आया है, ax इज इक्वल टू 5 cos थीटा लिखोगे। और इस क्वेश्चन में आपको ax की वैल्यू कितना दे रखा है? 3, तो 3 इज इक्वल टू 5 cos थीटा नहीं लिख लोगे? तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। यार कुछ तो बोलो। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती की है, 3/4 इज नॉट 37, इट इज 53 डिग्री। तो cos थीटा इज 3/5, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 53 होगी। देखो 37 पे ना, 37 पे cos की वैल्यू 3/5 होती है। सर वो 4/3 अगर नहीं होगा? कुछ गलत करा है मैंने? हाँ मैंने गलत करा, ये 4/3 होगा। दिस इज 4/3, दिस इज 4/3। मुझे ये बताओ अब क्लियर है ये या नहीं है? यस सर। सर बाकी लोग भी बोलें प्लीज। Yes, sir. Will be 53. जी Will still be 53 degree. इसका ये हाँ, ये एंगल इज 53 डिग्री, दिस एंगल सर विल बी अगर 3/4 53 होता डिग्री। तो 37 होता ना। हाँ 3/4 होता तो 37 होता। बेसिकली ये एंगल याद रखना, मैं बता देता हूँ ये एंगल के लिए क्या याद रखना है तुमको। इस एंगल के लिए ना आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, 3, 4, 5 वाला। ठीक है, अगर आपको मान लो कि इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, कि ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये 4 है, ये 5 है, तो इस केस में याद रखिएगा दिस एंगल इज 37 डिग्री ऑलवेज। तो ये 37 है तो ये 53 होगा। सर ये हो गया? जल्दी बोलो। यस सर। yes sir. ठीक है, रिजोल्यूशन का एक छोटा सा पॉइंट था ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज बेसिकली द यूज ऑफ दिस रिजोल्यूशन, व्हाई आर बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट। तो देखो, एक तो हमने दो से ज्यादा वेक्टर, व्हेन वी हैड मोर देन 2 वेक्टर, अब ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ रिजोल्यूशन, कि व्हेन वी हैड 2 वेक्टर्स, तो हमने दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया था। और मैंने आपसे बोला कि इफ यू विल बी हैविंग मोर देन 2 वेक्टर, तो आप पॉलीगॉन रूल यूज करेंगे टू ऐड ऑल दोज वेक्टर्स। अब आप to add more than 2 vectors, you can add more than 2 vectors by the resolution method also. मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो आप पॉलीगॉन रूल से भी सॉल्व कर सकते हो और आप रिजोल्यूशन मेथड से भी वेक्टर को ऐड कर सकते हो। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली नाउ। रिजोल्यूशन मेथड से कैसे ऐड करेंगे इफ यू आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर? तो वी विल अंडरस्टैंड द मेथड नाउ। मतलब मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि रिजोल्यूशन मेथड को मैं यूज कर रहा हूं टू ऐड द वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल इस टॉपिक का नाम लिख सकते हो आप एडिशन बाय रिजोल्यूशन, एडिशन बाय रिजोल्यूशन। अब जो मैं सिखा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू विल आस्क मी। एडिशन बाय रिजोल्यूशन, अब ध्यान से सुनिए। मान लो कि वी आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स, मान लो, और इस तरह से वेक्टर्स है, मान लो। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, उसके बाद फिर डेटा लेके क्वेश्चन बनाएंगे। मान लो दिस वेक्टर इज ए, दिस एंगल इज समथिंग लेट्स से Sir, अल्फा। हाँ बेटा। please explain it again. Mauna, listen to me again. Mauna hai ya Janvi, I don't know, but listen to me again. Okay, what we are doing now is we are trying to understand the method of addition by resolution. Means if you have more than 2 vector, so one way of adding more than 2 vectors was polygon rule. अब उसी दो से ज्यादा वेक्टर, मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, तो अदर मेथड बाय व्हिच यू कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर कैन बी रिजोल्यूशन मेथड। And how to apply that resolution method, that we are going to discuss now. Clear है? तो पहले मैं I am explaining you the method, उसके बाद मैं फिर questions दूंगा आपको, ठीक है? तो मान लो कि we are having one vector whose value is a and it is at an angle of alpha. I am having another vector, मान लो let's say this is b and it is making an angle of beta. Are you getting what I am saying? यस सर। ठीक है, ये दो वेक्टर, और इसी तरह से मान लो कि आई हैव अनदर वेक्टर सी, लेट्स से वी आर हैविंग अ वेक्टर सी एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ गामा विद द वाई एक्सिस। क्लियर है? और आपसे बोला गया इन तीनों वेक्टर को ऐड करो, तो वी आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर ऑब्वियसली। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो
फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, स्टेप 1, ध्यान से सुन लीजिए, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स, रिजॉल्व all the vectors into its rectangular components। बात समझ में आई? आपको पहला स्टेप क्या करना है, जितने भी वेक्टर है सबका आपको कंपोनेंट्स ले लेना है। ठीक है, क्या मतलब सर? जैसे पहला कौन सा वेक्टर है आपके पास? A, दूसरा कौन है? B, तीसरा कौन है? C। तो मैं ना एक काम करता हूं कि सबका कंपोनेंट लिखना है ना, तो मैं इसके लिए एक नॉर्मल y और x कंपोनेंट सबका लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं पहले वाले का x कंपोनेंट लिखूं तो a cos अल्फा आएगा या नहीं आएगा? प्लीज टेल मी। आएगा। सर आवाज Yes, बंद हो sir. गई। ठीक है, इसका y कंपोनेंट लिखूं तो a sin अल्फा आएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरे वाले वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट लिखूं तो b cos बीटा बीटा। विथ अ निगेटिव साइन। ये मतलब हुआ नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसका जो क्वाड्रेंट है वो इधर आएगा, मतलब इसका जो x कंपोनेंट है वो इधर आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? लेकिन इसका Yes, sir. y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, b sin बीटा। लिख सकता हूं मैं? यस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद लास्ट वन, अब अगर मैं c वाले वेक्टर को देखूं तो c का जो x कंपोनेंट आएगा वो भी निगेटिव होगा, बिकॉज इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और ठीक थर्ड है। क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है। ठीक है, तो हाँ, c sin गामा, y sin गामा, बिकॉज यहां पर जो cos आएगा वो y के साथ आएगा। c cos ऑफ गामा, ये भी निगेटिव होगा। सर ये भी देखो negative। पहले, ये सबको क्लियर हुआ है? प्लीज हर बच्चा देख ले सर, सबको क्लियर है? तारिक? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। अब जब आप ये कर लीजिए तो अब करना है स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, एड ऑल x कंपोनेंट्स algebraically and y components algebraically। यहां पर मैंने क्यों बोला algebraically? आप सारे x कंपोनेंट को ऐड करिए algebraically और सारे y कंपोनेंट को ऐड करिए algebraically। ऐसा क्यों बोला? बिकॉज हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई भी वेक्टर या कोई भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर, अगर आपका एक एक्सिस पे हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 20 है इधर और ये 10 है, तो क्या मैं सिंपली ऐड करके लिख सकता हूं 20 - 10 इज इक्वल टू 10 और नॉट? याद आ रहा है? यस। मतलब अगर वेक्टर्स सेम एक्सिस पे हो तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं ना, उसके लिए तो वेक्टर एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला, अब देखो यहाँ पर ये तीनों एक्स एक्सिस के अलोंग है तो तीनों को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, और ये तीनों वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यहां तक सबने नोट कर लिया है कि पहला स्टेप ये बेटा कि वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, दूसरा स्टेप ये कि सारे एक्स कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लो और सारे वाई कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लो। समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस। ठीक है, तो मूविंग ऑन, अब क्या करेंगे? लास्ट स्टेप क्या होगा? ओके, कहेंगे डन सर। ओके, अब मेरी बात सुनिए, मूविंग ऑन। अब इसमें अगर मैं मुझसे कोई कहे कि सर अब फाइनली होगा क्या, कि जब सारे x कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा मैं, तो x कंपोनेंट जो फाइनली आएगा, एक सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट, उसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कितना, ये जो भी है a cos अल्फा माइनस b cos बीटा, a cos अल्फा माइनस b cos बीटा माइनस c cos गामा, ये आ जाएगा x। और y कंपोनेंट सारा का सारा जो भी ऐड करके आएगा वो जो भी आएगा उसको भी देख लेता हूं मैं, क्या है, a sin अल्फा b sin बीटा c cos गामा, a sin अल्फा प्लस b sin बीटा माइनस ऑफ c sin गामा, यही तो आया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे पास अब कितना वेक्टर रह गया? ओनली 2।
दिस इज द सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट, है ना, एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट। ये बात ऐसी हो गई, मान लो मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर यहाँ पर एक वेक्टर है 20, एक वेक्टर है 5, एक वेक्टर है 10। मुझे एक बात बताओ, कैन आई रिप्लेस ऑल दीज 3 वेक्टर बाय अ सिंगल वेक्टर ऑफ 5 न्यूटन? टेल मी यस और नो। Yes. Yes, sir. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो दिस विल बिकम ओनली अ वन वेक्टर, and this will also become, this all y component will become only a one vector. So ultimately how many vector do we have? So we have only 2 vector, one is x component, another one is y component, मतलब net वाला, समझ रहे हो या नहीं? ये Yes. x component Yes. net की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। तो अल्टीमेटली मेरे पास अब 2 ही वेक्टर रह गए। अब इन दोनों वेक्टर का फाइनली क्या करना है, आपको वेक्टर सम लेना है। तो अब आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, आप रिजल्टेंट लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट के नेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ y कंपोनेंट के नेट का स्क्वायर, दिस विल बी द वेक्टर सम। एंड बिकॉज दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आगे का टर्म 0 हो तो जाएगा। ये थर्ड तो स्टेप है। ये थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है कि आप फाइनली वेक्टर सम का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर सम, ठीक है, यही स्टेप थर्ड है। अब पहले आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको अब क्वेश्चन लेके समझाता हूं। सर नोट कर लिया हो तो बताओ, मैं आगे बात करूं। सर इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। यस वी आर हैविंग 3 स्टेप्स। वो तो स्टेप तो मैंने आपको बस समझाने के लिए करा है, वैसे तो आप कहो कि आपको ये याद रखना है बस द कॉन्सेप्ट कि करना क्या है। तो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट्स, यू हैव टू ऐड द इंडिविजुअल x कंपोनेंट सेपरेटली एंड y कंपोनेंट सेपरेटली, फाइनली यू विल गेट ओनली 2 वेक्टर, one along x and another one along y। उसके बाद you will apply the vector sum, formula of vector sum। Clear? Can we take a question now? Yes sir. So just Okay. a second. Oh, hurry up Mauna, hurry up। Yes, sir. Done. Okay, तो मूविंग ऑन। अब देखो, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में जो हमारा। Done, sir. ओके गुड। तो अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं सर, उसमें वी विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई बोला क्या है मैंने। एक एग्जांपल देखो, आई एम टेकिंग द वेक्टर्स लाइक दिस कि लेट्स से आई हैव दिस अ वेक्टर, अनदर वेक्टर, बिल्कुल सेम ले रहा हूँ अभी फिलहाल ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। एंड आई एम हैविंग अनदर वेक्टर हियर, ठीक है, मान लो ऐसे, लेट्स से ये वेक्टर 10√2, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल इज लेट्स से 37 डिग्री, और ये वाला जो वेक्टर है वो 20 है इसकी वैल्यू, और ये वाला वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, इसकी वैल्यू 10 है। मैं आपको साथ साथ यहाँ पर एंगल भी लिख देता हूँ कि आपको याद करना है भाई, ये याद रखना है। 37 is 3/5, cos 37 is 4/5, sin 53 is 4/5, cos 53 is 3/5। ये आपको याद रखना है सर, because I'll be using these angles more than one place, so you have to remember this, है ना, because we very often use these angles। Anyways, अब करना क्या है, तो सबसे पहला काम क्या करें सर, कंपोनेंट्स ले लें। तो चलो सर, सबसे पहले x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर एंड y कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, राइट। तो अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो क्या हो जाएगा सर, इफ आई टेक द कंपोनेंट, 10 पहला cos 53। वेरी गुड, 10 cos 53। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू, 10 cos 53 मतलब 10 into 4/5, and if we have 10 into 4/5, 5 2s are 10, it will become 8, ठीक है, and it will be positive, right।
सिमिलरली y कंपोनेंट लिखेंगे तो 10 sin 53. sin 53 इज नथिंग बट 4 by मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? गलत किया तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं. cos 53 is 3 by 5, sorry. तो this will be equal to 6. क्लियर है? और sin 53 अगर मैं लिख रहा हूँ sin 53 तो 10 into 4 by 5 this will be equal to 8. पहला पॉइंट क्लियर? Everyone convinced? Yes, Okay, sir. coming Yes, to the sir. second one. दूसरे वाले का देखो x कंपोनेंट अगर इसका लोगे ना x कंपोनेंट तो ये 20 sin 37 आएगा, साइन है ना? तो 20 into sin 37 is 4 by 5. तो ये 4 by 5 means 16 हो जाएगा and this Sir, will be 3 by 5. negative. अरे मैं क्या गलती कर देता हूँ? 3/5 ठीक है, 20 into 3 by 5 this is equal to 12 and this 12 will be negative. Did you understand why? यस Yes, सर sir. सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है. इसी तरह से इसका अगर आप लेंगे तो 20 cos 37 and this will be 4 by 5. So 20 into 4 by 5 and this will be equal to 16. But it will be positive because second quadrant में y axis पॉजिटिव होते हैं, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में y एक्सिस पॉजिटिव होता है तो ये y कंपोनेंट तो पॉजिटिव होगा, x कंपोनेंट नेगेटिव होगा. अच्छा, कमिंग टू द लास्ट वेक्टर, ये हो जाएगा 10 रूट 2 cos 45 और cos 45 की वैल्यू आपको पता है तो 10 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2. सर सबको दिख रहा है? तो दिस इज इक्वल टू 10. सर नेगेटिव में आएगा ना? आ रहे हैं उस बात पे, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. तो ऑब्वियसली दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है. तो y की भी वैल्यू अगर निकालोगे तो 10 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 ही आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10. ठीक है, अब जब आपने यहाँ तक कर लिया तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है? ये जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आई है उसको ऐड कर लो. तो आपका जो x कंपोनेंट यहाँ से निकल के आएगा दैट वुड बी -22 में से 6 घटा दो. तो ये -22 में से 6 घट गया तो कितना बचा? -16. और यहाँ पर y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो गई? तो ये 16 और 8 24 तो ये -14. ठीक है, ये आ गया. अब जब आपने इतना कर लिया तो अल्टीमेटली इस पूरी कहानी का मतलब समझिए, इस पूरे स्टोरी का मतलब ये कि आपके पास दो वेक्टर हैं. सर देखिए सर, इस पूरी स्टोरी का मतलब है कि x एक्सिस के अलोंग यू हैव अ वेक्टर ऑफ -16. मतलब -16 का मतलब समझ रहे हो कि आप अगर सबको ऐड कर, यस, आप सबको ऐड करेंगे तो x एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग आएगा और y वाला पॉजिटिव के अलोंग आएगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये आपका रिजल्ट होगा. समझ में आ रही है बात? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो इट वुड बी नथिंग बट 16 स्क्वायर प्लस ऑफ 14 का स्क्वायर. अब जो भी सॉल्व करके आ जाए. अब मुझे बताओ क्या ये मेथड डिफिकल्ट है? नो No, sir. भाई आप कंपोनेंट निकालेंगे और कंपोनेंट निकालने के बाद जो फाइनल आएगा उसका वेक्टर सम लगाना है उस पर. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज बोल दीजिए एक बार. Yes, यस sir. सर यस सर. तो Yes, नोट कर sir. लीजिए जल्दी से. ओके, हरी अप, नोट इट. क्या नोटेड? ओके गुड. ये वाला भी अगर नोट करना है तो करिए. तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं जल्दी से. ओके, तो मूविंग ऑन, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं. So please Sir. wait. ओके, यू वांट टू? Yes, sir. ठीक. Done, sir. ओके, तो अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से. ओके सक्षम, 21 अप्रॉक्स. ठीक है. मुझे भी नहीं पता, कोई भी गंदी वैल्यू हो सकती है, अच्छी वैल्यू हो, जो भी हो. ये मान लो ये 6 है, 6 न्यूटन का फोर्स है. एंड नहीं, अच्छी वैल्यू लिखना चाहता हूं मैं तो इसको काम करते हैं. ये 6√2 है सर और ये 45 डिग्री है. एक तो ये हो गया हमारा. दूसरा वेक्टर हमारा, दूसरा वेक्टर ध्यान से देखिएगा. दूसरा वेक्टर मेरा ये है. दिस इज माय सेकंड वेक्टर.
इट इज एग्जैक्टली अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 2 है ना, 2 न्यूटन का ये वेक्टर है, ये 6√2 का है। वन वेक्टर, द नेक्स्ट वेक्टर दैट वी हैव इज एग्जैक्टली अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, एक और वेक्टर, ठीक है, एक और वेक्टर है, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू दैट इज 4 न्यूटन। ये 3 वेक्टर हो गए, एक और वेक्टर लगा लेते हैं, एक और वेक्टर ले लो सर, एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वाई एक्सिस। क्लियर है, सबको क्लैरिटी है, ये बताइए। यस सर। अब आपसे बोला गया कि यू हैव टू ऐड ऑल दीज वेक्टर्स, तो फिर से यू विल टेक द कंपोनेंट्स। यस अगर आप कंपोनेंट लेंगे सर तो ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, अब ध्यान से देखना सर, थोड़ा स्पेस ज्यादा ले लेते हैं आप। ये एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब अगर मैं दोनों का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालूं तो सबसे पहली बात, इस वाले वेक्टर का मैं डायरेक्ट लिखूं अगर आप मुझे बोलो तो 6, एक्स कंपोनेंट भी 6 और वाई कंपोनेंट भी 6, 45 cos 45 भी 1/√2 है ना। ओके। अच्छा, इस दूसरे वाले वेक्टर का ये जो आप देखो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का अलोंग है, तो दिस कैन बी रिटन एज -2। यस Yes, sir. Who will tell me कि what is the y component of this vector? 0. Very good. सब cos 45 और sin 45 दोनों 1/√2 होते हैं। Yes, yes, दोनों 1/√2 होते हैं जानवी, ठीक है। अच्छा, what would be the y component of this force 2 Newton? तो it would be 0. सर अभी तो आपने बोला था कि अगर मैं किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी, मतलब इसका पूरा का पूरा इफेक्ट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, इसका वाई कंपोनेंट तो 0 होगा ना। अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा, सिमिलरली इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे 4 न्यूटन का ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका -4 आएगा, बट एक्स कंपोनेंट 0 होगा या नहीं होगा, सोच Yes, के देखो, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। अब इस पे आते हैं, लास्ट वाला जो है हमारा 10, इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो 10 sin 37 होगा, और 10 sin 37 की वैल्यू हो गई 10 × 3/5, दैट इज इक्वल टू 6, Yes, sir. ठीक है, प्लस का है ना, तो प्लस का 6। और इसका अगर आप इधर कंपोनेंट लोगे y कंपोनेंट, तो इसका y कंपोनेंट इस पे जो आएगा वो आएगा 10 cos 37। 10 cos 37 मतलब 10 × 4/5, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 8, एंड दैट 8 वुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये 8 Yes. कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर आप पूरा x कंपोनेंट ऐड कर दो तो ये 12 - 2 is 10, और ये कितना हो जाएगा सर 6, ये वाला -6 सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपको अल्टीमेटली दो Yes, वेक्टर sir. मिलेंगे, एक 10 न्यूटन का इधर मिलेगा और -6 मतलब y एक्सिस के अलोंग मिलेगा, और इन दोनों का आपने रिजल्टेंट कर देना है। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस ऑफ 6 स्क्वायर। टेल मी, क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? नाउ कैन Yes, यू sir. ऐड? Yes. Yes, sir. ओके, तो एवरीवन, आई थिंक एवरीवन हैज दिस कॉन्फिडेंस ऑफ एडिंग वेक्टर्स बाय रिजोल्यूशन मेथड, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर हम इसका तो डायरेक्शन इसको में निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हमारा जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वही निकालना है हमें, tan ऑफ अल्फा। तो जैसे अगर मान लो इसमें मुझे tan ऑफ अल्फा निकालना है, ठीक है, तो अब दो वेक्टर कौन है, ये और ये। तो जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो मैंने एक बात सिखाया था, अगर आपको याद हो, तो tan अल्फा विल बी सिंपली इक्वल टू b/a, Yes, sir. याद है। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अगर मैं tan अल्फा निकालूं तो tan अल्फा b की वैल्यू कितना लिखूंगा 6, और a की वैल्यू कितना 10, 10। तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 6/10, ये आ जाएगा जो भी, ओके। tan इनवर्स 3/5। Yes, sir. क्लियर सर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब तो नेक्स्ट tan डे alpha मतलब b/a क्या है? tan अल्फा b/a कैसे हुआ, तुम लोग भूल जाते हो ना, पढ़ते नहीं हो, प्लीज पढ़ा करो। सर 90 डिग्री से ऊपर, 9 डिग्री, 90 डिग्री है ना, उस वजह से। यस 90 डिग्री है इस वजह से। देखो tan अल्फा का फॉर्मूला होता था, जिसने मुझसे पूछा है, वो होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और ये थीटा क्या होता था, तो थीटा दो वेक्टर जिसको आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर जो दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल 90 ही तो है ना सर,
tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, b sin 90। ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं डिफरेंट जो केसेस समझाया था उसमें मैं ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये ऐसे Yes, sir. आएगा b sin No, 90 sin sir, 90 इस is वाले 1, तो ये केस b हो जाएगा, और b cos 90 0 हो जाएगा, तो b बाई a। हाँ बोलो। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो tan अल्फा विल बी b बाई a। Okay, sir. यस सर। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ तक। अब नेक्स्ट डे हम इस पे सब्ट्रैक्शन पे डिस्कशन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर आएगा। सर जो ये सर हम लोग का जो पेपर है मोशन इन 1D, उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है ना? हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। ये जो मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ ना, इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ मोशन इन प्लेन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मोशन इन प्लेन। सर इसको हम मोशन इन 2D भी तो कह सकते हैं। मोशन इन प्लेन कैन बी कंसीडर्ड एज 2D आल्सो। ओके, 2 डायमेंशन। ओके सर, Okay, I'm leaving थैंक now. यू।